हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर मैं एसके सर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपन ने 2.4 तक का चैप्टर अपन ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। अब देखो नई विविध प्रश्नमाला को हम लेकर चल रहे हैं अनसोल्ड क्वेश्चन से। 2.1 से लेकर 2.4 तक का एलसीएम एचसीएफ हर प्रकार के क्वेश्चंस का, उनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी मैटर इसमें दिया हुआ है, तो उनको भी हम हल करेंगे क्योंकि कई बार बोर्ड क्वेश्चंस विविध प्रश्नमाला से भी उठाकर दे देता है, तो उसको भी हम आज सोल्व करते चलेंगे साथ साथ में। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल। तो सबसे पहले देखो हमें क्या देखना है, अभाज्य गुणनखंड नाम आ रहा है तो इसका मतलब हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 196 का अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ सम संख्या है, 6 क्या है यहाँ पर सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा। तो अब 1 में जाएगा नहीं, 19 हो गया, 19 में 2 का भाग कितनी बार गया, 9 बार, 9 दूनी 18, 1 से इस पर बच गया, यहाँ 16 हो गया, 16 में फिर से 2 का भाग कितनी बार गया, 8 बार। अब देखो 98 में फिर से 2 का जाएगा क्योंकि सम संख्या आ रही है, 2 का दिया, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 18 हो गया, 9 दूनी 18। 49 में अब किसका जाएगा, खुद का 7 का जाएगा, तो 7 का भाग देखो कितनी बार गया, 7 टाइम गया। अब देखो 7 एक अभाज्य संख्या है खुद, इसमें खुद और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। 7 का दिया कितनी बार गया, 1 बार। अब यहाँ देखो इनकी घातों का गुण, इनकी घातों का योगफल देखना है। तो 196 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 × 2 × 7 × 7। यहाँ 2 की घात कितनी हो गई, 2 हो गई, और 7 की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इनकी घात देखनी है, हमें क्या देखनी है, इनकी घात देखनी है। इन घातों का योग कितना आएगा, तो घातों का योग बराबर योगफल बराबर 2 घात ये 2 घात ये कितनी घात हो गई, 4 घात हो गई। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया अपना। अब इसी प्रकार देखो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं को m बराबर p की घात 1 और q की घात 3 तथा p की घात n बराबर p की घात 3 और q के रूप में लिया जाए, तब m n का मेष है HCF बताइए, जबकि p और q क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले देखो यहाँ हमें क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। तो HCF होता है अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इनमें कॉमन देखना है, m में और n में, n जो संख्या है उनमें कॉमन भाग देखना है। तो n बराबर p की पावर 3 और q की पावर 1। अब यहाँ देखो इसका और फैक्टर बन सकता है, और फैक्टर क्या बनेगा, या तो q को 3 बार खोल दो या p को 3 बार खोल दो, यही बन सकता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसका हम क्या देखेंगे, HCF देखेंगे। अब तो HCF क्या होता है, इसका कॉमन फैक्टर। इनमें दोनों संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो देखो p की घात आ रही है, एक यहाँ 3 है लेकिन ऊपर वाले में 3 घात नहीं है, इसका मतलब कम घात वही लेंगे। यहाँ p की घात कितनी है, 1 है, तो p ले लिया एक। तो एक q की घात यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर कितनी है, 1 घात है। तो इन दोनों में घात देखनी है कि कौन सी आ रही है, दोनों में साथ में कौन सी आ रही है, एक घात सिर्फ q की 1 ही घात आ रही है। इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, HCF कितना हो गया, p और q हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 95 तथा 152 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखो हम HCF ज्ञात करते हैं, उस दरमियान क्या करते हैं हम, HCF के लिए क्या फॉर्मूला है, HCF के लिए हम इन दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और LCM में क्या करते हैं, LCM में इन दोनों का साथ में अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ देखो HCF पूछ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का अलग अलग क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 95 का किया, तो देखो अंतिम जो इकाई का अंक है वो कितना आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है। इसका मतलब 5 से डिवाइड हो गई, 5 का दिया 9 में कितनी बार, 1 बार, 5 एकम 5, 4 बच गया, 9 पंजे 45। फिर देखो 19 में केवल 19 का खुद का जाएगा, बाकी किसी भी वैल्यू का नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 19 क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड, खुद अभाज्य गुणनखंड है जिसमें खुद के अलावा किसी की और वैल्यू का भाग नहीं जाएगा। 19 में 19 का दिया 1 बार। अब देखो अगला हमारा पार्ट है 152। अब 152 का करेंगे, वही अभाज्य गुणनखंड, सम संख्या है अंतिम, तो 2 का जाएगा भाग इसमें। 15 में 2 का दिया, 7 बार गया, कितना बच गया, 1, 12, 6 दूनी 12 हो गया। फिर से सम संख्या आ रही है, ठीक है, तो इसमें फिर से 2 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 हो गया। अब फिर से देखो सम संख्या आ रही है 8, अंतिम इकाई का अंक, तो 2 का फिर से जाएगा इसमें, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। अब देखो 19 आ गया, 19 में खुद का ही जाएगा सिर्फ, तो 19 का अभाज्य गुणनखंड 1 हो गया, भाग देने पर 1 हो गया। अब इनका देखो सबसे पहले 95 का देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 5 × 19 आया। और फिर देखो हमारे पास में दूसरी वैल्यू 152,
तो 152 का अभाज्य गुणनखंड देखो 2 की पावर 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19। अब HCF क्या होता है? HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 95 और 152 का। तो इन दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन वैल्यू कौन सी है। तो इनमें देखो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। तो 19 एक ऐसा अंक है जो दोनों में मौजूद है यहाँ पर, तो उसको ले लेंगे। 19 क्या है? दोनों में मौजूद है, वो आ गया अपना HCF। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है और उनका मैसे 30 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। तो मैसे का मतलब यहाँ HCF दे रखा है यहाँ। तो यहां देखो दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 1080 है। और अब हमें यह पता होना चाहिए कि HCF और LCM अगर दोनों मान आ रहे हैं और गुणांक आ रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे। तो यहां देखो हम क्या करेंगे, HCF A, B इंटू LCM A, B बराबर होता है इनके गुणांकों के गुणनफल के बराबर, इनके अंकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो HCF का मान कितना है हमारा? 30 है, तो रख देंगे 30 इंटू LCM का मान कितना है ज्ञात करना है हमें। तो LCM ऐसा का ऐसा और A, B वैल्यू भी ऐसी की ऐसी, और A क्रॉस B यहाँ पर है गुणांक, अंकों के गुणनफल। और अंकों के गुणनफल कितने हैं? संख्याओं के गुणनफल कितना हमारे पास में? 1080 है, तो यहाँ अपन ने ले लिया 1080। ठीक है, अब यहां देखो हमें एलसीएम ज्ञात करना है, इसको तो ऐसा का ऐसा ले लेंगे A, B, और जो चीज मल्टीपल में है उसका क्या लगा देंगे, यहां भाग लगा देंगे। कौन सी वैल्यू में? 1080 में। तो देखो 1080 में मैंने यहां 30 का डिवाइड कर दिया है, तो 3 से तो देखो 0 से तो 0 कैंसिल हो गए, बाकी 108 में 3 का भाग दूंगा तो 3 3 9 और 6 18, 36 आ गया अपना क्या? एलसीएम। तो एलसीएम का मान कितना आ गया हमारा? 36 आ गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्या 441 बट्टे 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार। ठीक है, क्या होगा? तो यहां देखिए हमारे पास में दशमलव प्रसार के लिए हम सूत्र यूज में लेते थे, कौन सा? 2 की पावर n और 5 की पावर n का। हर की संख्या का मान अगर हमारे पास में जैसे 441 बट्टे 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2 है, हर की संख्या के अंदर अगर हमें ऐसा मान मिले 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप मिलता है, तो उस कंडीशन में तो ये शांत प्रसार होगा और दशमलव का प्रसार हो जाएगा। और अगर इस रूप का नहीं मिलता है, इसके साथ कोई अदर वैल्यू आती है, तो हम ये अशांत वैल्यू बोलेंगे। लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या आ रहा है, अशांत वैल्यू आ रही है, साथ कोई अदर भी वैल्यू आ रही है 2 के और 5 के साथ में। लेकिन अगर मैं यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड करूं तब हमें पता चल जाएगा कि अगर ऊपर भी 2 7 की पावर 2 आ रही है और नीचे भी 7 की पावर 2 आ रही है तो वो कैंसिल आउट हो सकती है। ठीक है, तो यहां देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 441 का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो उसके लिए देखो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो 1 है, अंतिम जो इकाई का अंक है वो हमारा 1 है, 2 का तो भाग जाने से रहा, इसमें विषम संख्या है। 3 का देंगे, 3 का 4 में दिया एक बार, 14 हो गया, 12 4 3 12, 1 बच गया, सॉरी 2 बच गया, 21 हो गया, 7 21। अब इसमें देखो, इसमें किसका जाएगा भाग? इसमें फिर से 3 का जा रहा है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है यहाँ पर? विषम है, इसलिए 3 का जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं। 3 का दिया कितनी बार गया? 4 3 12, 2 बच गया 27, 9 3 27, 49। इसमें अब 3 का नहीं जा रहा, इसमें किसका जाएगा? 7 का जाएगा, क्योंकि 7 का गुणांक है। कितनी बार गया? 7 बार। फिर 7 का दिया एक बार। यहाँ वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? देखो 441 की वैल्यू आ गई 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और नीचे जो वैल्यू चल रही है वो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। इसको मैं क्या इस रूप में लिख सकता हूँ? ऊपर वाली वैल्यू को, इस वैल्यू को 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ आसानी से, 2 पावर है इनकी। और यहाँ नीचे देखो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 से 7 की पावर 2 कैंसिल आउट होती है यहाँ। ठीक है, अगर इसको मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ से यहाँ, तो ये वैल्यू जो बच रही है वो 2 की पावर, ये वाली वैल्यू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप बन रही है। ठीक है, जो कि शांत प्रसार का रूप है, दशमलव प्रसार होगा, शांत प्रसार का रूप है ये शांत और अशांत तो पूछ रहा है, किस प्रकार का प्रसार होगा? ये शांत प्रसार हो गया। क्यों? क्योंकि ये घात किस रूप में आ गई? 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस में ध्यान रखना होगा, अगर हम डायरेक्ट यहाँ का आंसर देते हैं
इस वैल्यू को देखकर आंसर देते हैं कि यहाँ 2 की पावर m और 5 की पावर n तो है, लेकिन साथ में देखो 7 की पावर भी कुछ ना कुछ आ रहा है, इसका मतलब अदर वैल्यू आते हैं, हम अशांत दिखाते हैं। तो उससे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे अंश का, ऊपर वाली संख्या का। अगर ये कैंसिल आउट हो जाता है तब तो ये शांत में आएगा, और अगर नहीं कैंसिल आउट होता है ऊपर वाली तब ये अशांत में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसी प्रकार। यहां देखिए परिमेय संख्या 43/2 की पावर 2 5 की पावर 3 के दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। तो अंत के लिए देखो ये पूछ रहा है कि अगर मैं नीचे कोई 10 का रूप बना दूं, 10 की घात का रूप बना दूं, तो उसके बाद हम आसानी से 43 में इसका डिवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 43/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हर में घात बनाएंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप। सबसे पहला काम यही होगा शांत प्रसार के लिए, दशमलव प्रसार के लिए। तो हमने 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप बनाने के लिए 43 सेम घात बनानी पड़ेगी। यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, तो 1 घात और चाहिए 2 को। तो मैं ऐसा करूं, 2 को 1 घात से ऊपर गुणा, 2 को 1 घात से नीचे गुणा कर देता हूं। फिर देखो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या ये वैल्यू बराबर हो जाएगी। 5 की 3 घात है तो यहाँ 2 की भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 घात ये 1 घात ये आधार समान होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, घात जुड़ जाती है। और यहाँ देखो इससे ये कैंसिल भी होती है, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 1 कैंसिल भी होता है, यही मान वापस आता है। इसका मतलब मैंने कुछ अलग नहीं किया है इसमें सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया है, ऐसे समझो। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कटने के बाद वही वैल्यू सेम बचती है हमारे पास में वापस। तो यहाँ देखो घात तो हमारी मल्टीपल करने से क्या हुआ, हमारी घात बराबर बन गई। यहाँ ऊपर तो क्या हुआ, 43 की पावर 43 इंटू 2 की पावर 1 है, 43 को क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 बटे। यहाँ देखो 2 की पावर कितनी है, 2 और 1 कितनी हो गई 3, इंटू 5 की पावर कितनी हुई 3 होगी। अब यहाँ देखो इस प्रकार की वैल्यू आती है अगर हमारे पास में a की पावर m इंटू बी की पावर m का रूप या n का रूप आता है, तो उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो m का रूप सेम घात है ना, m m 3 3। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम a डॉट b की पावर साथ में m लिख सकते हैं, a डॉट b के साथ में पावर m लिख सकते हैं, दोनों की घात समान हो उस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ a डॉट b का मतलब है दोनों का गुणा, तो दोनों का गुणा किया, यहाँ a का मान 2 मान लो, b का मान 5 मान लो, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। तो देखो 10 की पावर कितनी हो गई यहाँ पर 3। तो देखो पावर में जो 3 मान आ रहा है ये क्या है, 0, 3 0 आएगा नीचे, इसका मतलब कितने अंकों के पश्चात अंत होगा, 3 अंकों के पश्चात क्या हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा। ये अपना आंसर हो गया है, 3 अंकों के बाद दशमलव प्रसार का अंत होगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब हमें इस रूट की संख्या को हल करना है और हमें प्राप्त कौन सी संख्या करनी है, प्राकृत संख्या प्राप्त करनी है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें प्राकृत संख्या चाहिए तो n बराबर प्राकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं। n बराबर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इस प्रकार की वैल्यू आनी चाहिए, रूट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम √27 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो √27 को मैं किस प्रकार की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये कोई ना कोई नेचुरल नंबर बन जाए। तो √27 का देखो, √27 का डायरेक्ट तो रूट होगा नहीं, इसका क्या होगा, इसका गुणनखंड के रूप में रूट होगा। तो कहने का मतलब 9 इंटू 3 कर सकता हूं मैं इसको। ठीक है, तो 9 3 कितना हुआ 27 हो गया। अब देखो 9 का रूट तो कितना हो गया 3, ये तो आ गया बाहर। ठीक है, और अंदर वाला जो √3 है वो ऐसा कैसा रह गया। अब मुझे ये √3 हटाना है, तो कैसे हटाऊंगा, √3 को मैं किस वैल्यू से गुणा करूं ताकि ये कोई ना कोई नेचुरल नंबर आ जाए मेरे पास, कोई ना कोई प्राकृत संख्या आ जाए। तो मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो √3 को √3 से करने पर क्या होगा, 3 संख्या बन जाएगी, ये रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहां देखो √3 से गुणा करने पर तो 3√3 गुणा √3, √3 को √3 से किया 3 हो गया, 3 हमारे पास पहले से था और 3 हो गया, कितना आ गया 9 आ गया। कितना आया 9 वैल्यू आ गई, 9 जो कि क्या है यहाँ पर एक प्राकृत संख्या है, जो कि प्राकृत संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि 2 परिमेय संख्याओं के लिए HCF और LCM बराबर हो तो संख्याएं किस प्रकार की होनी चाहिए। तो हमारे पास 2 कंडीशन है,
एक तो HCF और LCM बराबर लाने की कंडीशन है। तो देखो HCF तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और LCM क्या होता है, सबसे बड़ी घात होती है। ये दो प्रकार की चीजें हैं। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, कोई एग्जांपल लेकर देखते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं समान संख्या ले लेता हूं, मान हमें दोनों के बराबर चाहिए, यहां ध्यान देना, HCF और LCM का मान हमें बराबर चाहिए। तो अगर मैं समान संख्या ले लेता हूं कोई, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 25 वैल्यू ले ली दोनों के लिए, या A का भी मान मैंने 25 ले लिया और B का भी मान क्या ले लिया, मैंने 25 ले लिया। ठीक है, दो परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय है बिल्कुल, A और B दोनों संख्याएं परिमेय है। तो इनका अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होगा, इनका अभाज्य गुणनखंड A और B मान लो ये है, तो A का अभाज्य गुणनखंड या 25 का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होगा, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 × 5 के रूप का। ठीक है, यही होगा। और इस वाले 25 का भी वही होगा, 5 × 5 ही होगा। अब मुझे देखना क्या है, HCF और LCM देखना है। तो HCF होता है अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कहने का मतलब इन दोनों में से समान संख्या कौन कौन सी, कॉमन संख्या कौन कौन सी है। तो देखो 5 इसमें भी है, इसमें भी एक तो आ गया 5 × 5, दूसरे वाला इसमें भी है और इसमें भी है, तो दूसरे वाला आ गया 5। ठीक है, अब यहां देखो दूसरा LCM देखेंगे। LCM क्या होता है, इन दोनों में बड़ी घात, दोनों में से बड़ी घात। तो यहां देखो 5 की पावर कितनी हुई, 2 हो गई, और यहां पर भी 5 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो देखो 5 की पावर 2 दोनों में बड़ी संख्या ही है एक तरह से। तो यहां पर 5 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 2 हो गई। तो यहां क्या हम ये कह सकते हैं कि HCF का मान बराबर आ रहा है किसके, LCM के, और कितना आ रहा है, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये कौन से कंडीशन पर आया हमारे पास, इस प्रकार की वैल्यू कौन सी कंडीशन में आई, जब हमने A और B का मान, दोनों का मान क्या लिया, समान मान लिया। जब A और B दोनों संख्याएं, जब दोनों संख्याएं हमने समान ली, उस कंडीशन में हमारे पास क्या आया, उस कंडीशन में LCM और HCF का मान बराबर आया हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि A तथा 18 का LCM 36 है तथा A तथा 18 का HCF 2 है, तो A का मान ज्ञात करो। देखो हमें दो चीजें दी हुई हैं, क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक तो LCM किसका, A, 18 का, कितना हमारे पास 36। एक दिया हुआ है HCF किसका, A, 18 का, और कितना है उसका मान 2। हमें ज्ञात करना है A का मान। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें यह पता है कि LCM और HCF के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो काम में लेकर भी आए पीछे अपन। तो यहाँ देखो LCM या HCF A, 18 इंटू LCM A, 18 बराबर होता है A क्रॉस 18 के, यानी A क्रॉस B के मान के बराबर होता है। और A क्रॉस B का मान हमारे पास A क्रॉस 18 है, और यहाँ HCF का मान कितना है, 2 है, इंटू LCM का मान हमारे पास 36 है, बराबर A इंटू 18 ऐसा कैसा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है फॉर्मूला हमारा। ठीक है, यहाँ हमें A चाहिए, तो जो मल्टीपल में उसका क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो मैं क्या कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, A यहाँ रह गया, 18 का इसमें भाग लग गया, 2 × 36/18, 18 दूनी कितना हुआ 36, कैंसिल आउट कर दो 2, तो A बराबर 2 × 2 कितना मान आ गया, 4 आ गया हमारा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। HCF इंटू LCM दिया हुआ था, दोनों का गुणनफल होता है A, B, इस वैल्यू का गुणनफल होता है, अंदर वाली वैल्यू का गुणनफल के बराबर होता है, इनके बराबर ले लिया और A का मान फाइंड आउट कर लिया, कैलकुलेशन हल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 की पावर n और 5 की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा। अगर n मान लो मैं n बराबर 1, 2, 3 इस प्रकार से वैल्यू रखता हूं, किस समीकरण में, उस वाली समीकरण में 6n - 5 की पावर n के अंदर मैं समीकरण में मान रखता हूं n का कोई भी मान, तो मुझे इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा वो बताना है। तो यहां देखो n बराबर, मैं सबसे पहले n बराबर वैल्यू रख रहा हूं क्या, 1, n बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो देखो 6 की पावर 1 माइनस n की जगह 1 रख रहा हूं, 5 की पावर 1, तो 6 की पावर 1 का मतलब 6 हो गया, 5 की पावर 1 का मतलब 5 हो गया। 6 में से 5 गया, कितना बच गया, 1 बच गया, शेष पर क्या बच गया हमारा, 1 बच गया यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार n बराबर 2 रखूंगा इस बार, तो 2 रखने पर देखो 6 की पावर 2 हो जाएगी और 5 की पावर 2 हो जाएगी, कहने का मतलब 36 - 25 कर सकता हूं इसको। 6 का स्क्वायर 36 और 5 का वर्ग 25, 36 में से 25 गया, कितना बच गया,
11 से सिंपल बच गया हमारा। ठीक है, अब यहां देखो क्या करेंगे, फिर से n बराबर 3 रखूंगा मैं, तो n की जगह 3 रखा तो 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 हो गई। अब 6 की पावर 3 का मतलब हो गया कितना, 216 माइनस 5 का क्यूब कितना हुआ, 125, और इसको इसमें से लेस किया तो 6 में से 5 गया, 1 बच गया, यहां हो गया 11 में से 2 गया, कितना बच गया, 9 बच गया। अब हमें देखना है इकाई का अंक, तो इन सभी में इकाई का अंक, इन सभी में इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 1 है। ठीक है, देखो इसमें भी 1 आ रहा है इकाई का अंक, इसको 0 1 लिख सकते हैं, इसको, इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है इकाई का अंक। तो हमें यही पूछा था कि इकाई का अंक क्या होगा, तो वो होगा 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है यहां, यदि p बट्टा q, q इज नॉट इक्वल टू 0 एक परिमेय संख्या है, तो q पर क्या प्रतिबंध होगा जबकि p बट्टा q एक शांत दशमलव हो। तो देखो शांत दशमलव के लिए यहां क्या होगा, शांत के लिए, शांत दशमलव के लिए अपन ने पढ़ा था कि जो q का मान है, जो q कहने का मतलब हर का मान p बट्टा q में q के लिए या हर के लिए, q के लिए या हर के लिए क्या होना चाहिए, हर के लिए मान होना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप, इसका रूप होना चाहिए, रूप होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका रूप यानी q का मान, यहां q का मान 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, तब तो ये क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में तो क्या होगा, ये शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। और अगर यहां 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप नहीं बनता है या अदर वैल्यू कोई भी वैल्यू आ जाती है, तब अपन क्या लेंगे, इसको अशांत दशमलव का रूप लेंगे। तो यहां देखो q पर प्रतिबंध क्या होगा जबकि p बट्टा q एक शांत हो। अगर शांत होगा तो कौन सी कंडीशन लगेगी, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की कंडीशन लगेगी, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, इस प्रकार से सरल कर बताना है हमें कि ये वाली वैल्यू 2 इंटू रूट 45 प्लस 3 इंटू रूट 20 बटे 2 रूट 5 का मान या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के लिए देखो सबसे पहले हमें ये पता कर ले कि ये वाली संख्या किस प्रकार की है, इसमें रूट चल रहा है, रूट चल रहा है, इसका मतलब रूट वाली संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है, वो कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको सबसे पहले हमें इसका रूट, प्रत्येक वैल्यू का रूट क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो देखो मैं वैल्यू लेकर चल रहा हूं, 2 रूट 45 प्लस 3 रूट 20 बट्टे 2 रूट 5, ये मान हो गया अपना। अब इसमें देखो रूट हटाऊंगा तो रूट 45 को मैं अलग से ले रहा हूं, यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 45 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 9 इंटू 5 लिख दूं इसको, 9 5 45 हो गया रूट के अंदर। 5 का तो कोई रूट नहीं होता है, लेकिन देखो 9 का तो रूट कितना होता है, 3 होता है, 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। और 5 के अंदर क्या आ गया, 5 के ऊपर रूट ऐसा कैसा छोड़ दिया, 9 का हमने हल कर लिया तो कितना आ गया, 3 रूट 5 आ गया इसका मान। इसी प्रकार देखो रूट 20 का भी हल करते हैं, रूट 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 4 पंजे 20 हो गया और रूट चल रहा है ऊपर। और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो 2 तो क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, रूट 5 बच जाएगा अंदर। ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। हमारे पास रूट 20 की वैल्यू आ गई 2 रूट 5, 45 की वैल्यू आ गई 3 रूट 5। ठीक है, इसको यहां हम लिख लेते हैं, 2 इंटू रूट 45 की वैल्यू कितनी है, 3 रूट 5, तो 3 रूट 5 ले लिया, प्लस 3 इंटू रूट 20 की वैल्यू कितनी है, 2 रूट 5 बटे 2 रूट 5 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब यहां देखो दोनों में रूट 5 कॉमन आता है और यहां नीचे वाले में भी रूट 5 कॉमन आता है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। 3 दूनी 6 रूट 5 प्लस 6 रूट 5 बटे 2 रूट 5। अब यहाँ 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो देखो रूट 5 मैंने कॉमन लिया तो यहां से 5 कॉमन आया तो 6 बच गया, प्लस यहां से रूट 5 बाहर आया तो 6 बच गया और वैल्यू क्या बच गई, 2 रूट 5 नीचे बच गई। अब रूट 5 से रूट 5 वाला कैंसिल, 6 प्लस 6 कितना हुआ, 12, 12 बट्टे 2 हो गया, भाग दिया तो कितना हो गया, 6 मान आया किसका, परिमेय संख्या, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है।
जो कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में इस प्रकार का हल हो जाएगा। अब यहां देखिए हमारे पास इस वाले वीडियो में अपने 12 क्वेश्चन हल कर लिए हैं विविध माला के। बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस में सॉल्यूशन में आपको कहीं पर भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालें, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।